हाँ जी, तो देखो ब्लैक मनी एक्ट के अपन क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। रविंदर एन इंडियन सिटीजन इंडिया को छोड़ के चला गया एंड सेटल होता है यूके में फ्रॉम 10th ऑफ अप्रैल 2016। ठीक है, तो बेसिकली 10th ऑफ अप्रैल 2016 को जो है वो यूके चला गया। अच्छा, आगे मुझे बता रखा है ही नेवर लेफ्ट इंडिया प्रीवियसली सिंस 2008, मतलब 2008 से लेके 10th ऑफ अप्रैल 2016 तक जो रविंदर है वो इंडिया में रहा, जो है वो इंडिया में रहा और इंडिया को छोड़ के वो 10th ऑफ अप्रैल 2016 को चला गया और कहाँ गया, यूके में गया। मुझे क्वेश्चन कह रहा है कि भाई फाइनेंशियल ईयर 2013 एंड 14, फाइनेंशियल ईयर 2013 14 में इसने क्या करा है, इसने जो है एक प्रॉपर्टी एक्वायर करी थी 200 लाख की इन हिज नेम, ठीक है ना, एट मलेशिया। बोले तो फाइनेंशियल ईयर 2013 बोले तो 2008 और 2016 के बीच में, 2008 और 2016 के बीच में एक फाइनेंशियल ईयर था 2013-14। हमने क्या करा, 200 लाख की एक प्रॉपर्टी खरीदी। अच्छा, एओ को जो है, एओ को पता चला, एओ केम टू नो ऑफ दिस इन मार्च 2025। इसको जो है 24 काट के 25 कर देना। एओ को जो है इसके बारे में कब पता चला, मार्च 2025 में पता चला, बेस्ड ऑन द इन्वेस्टिगेशन मेड बाय द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन सम अदर पर्सन का केस। अच्छा देखो क्या देखा है, एओ हैविंग रिकॉर्डेड सम कंक्रीट एविडेंस अगेंस्ट रविंदर इशूड अ नोटिस अंडर सेक्शन 10 ऑफ ब्लैक मनी एक्ट। अच्छा, अब एओ ने नोटिस कब इशू करा, एओ ने नोटिस इशू करा 27 ऑफ मार्च 2025 को। अच्छा, बात समझ में आ रही है आपको? तो एओ ने जो है क्या करा 24-25 में, एओ ने जो है 24-25 में ये पकड़ा कि जो रविंदर है उसने 2013-14 में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी मलेशिया में, ठीक है ना, एक प्रॉपर्टी खरीदी थी मलेशिया में कितने की, 200 लाख की। अच्छा, एओ क्या करना चाहता है, एओ जो है बेसिकली नोटिस इशू करना चाहता है, एओ जो है ब्लैक मनी एक्ट के अंदर क्या करना चाहता है, नोटिस इशू करना चाहता है। अच्छा, इसके पास क्या है, इसके पास कॉन्क्रीट एविडेंस है। कॉन्क्रीट एविडेंस का मतलब क्या है, कॉन्क्रीट एविडेंस का मतलब ये है कि भाई जो रविंदर है इसने ये प्रॉपर्टी ब्लैक मनी से खरीदी है। अच्छा, मिस्टर रविंदर का जो एडवोकेट है, मिस्टर रविंदर का एडवोकेट क्या बोलता है, क्योंकि मिस्टर रविंदर 24-25 मिस्टर रविंदर का जो एडवोकेट है वो क्या बोलता है कि जो मिस्टर रविंदर है वो 24-25 में क्या है, 24-25 में बेसिकली नॉन रेसिडेंट है, तो जो नोटिस है, नोटिस उसको इशू नहीं हो सकता। ऐसा कौन बोलता है, ऐसा जो है बेसिकली रविंदर का एडवोकेट बोलता है। मैंने आपको क्या चीज़ समझाई थी, मैंने जो है आपको चीज़ समझाई थी कि भाई जो ब्लैक मनी एक्ट है उसमें कौन कौन से एसएससी कवर होते हैं। जिस साल एओ ने नोटिस इशू करा, जिस साल जो है क्या करा, एओ ने नोटिस इशू करा, उस साल अगर आप क्या हो, रेसिडेंट हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको जो है इंडिया के अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, जिस साल एओ ने क्या करा, नोटिस इशू करा, जिस साल एओ ने नोटिस इशू करा उस साल अगर आप क्या हो, एनआरओ या फिर आरबी एनआरओ, एनआरओ या फिर आरबी एनआरओ, लेकिन जिस साल आपने क्या करा था, जिस साल आपने इनकम कमाई थी या फिर प्रॉपर्टी खरीदी थी, अगर उस साल रेसिडेंट हो तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, तो भी जो है आपको इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। अपना केस कहाँ फॉल कर रहा है, अपना केस जो है इधर फॉल कर रहा है, क्योंकि जिस साल एओ ने नोटिस इशू करा है, जिस साल एओ ने जो है क्या करा है, मेरी चोरी को पकड़ा है, उस साल मैं क्या हूँ, नॉन रेसिडेंट हूँ। लेकिन 2013-14 में तो मैं इंडिया में ही था ना, इसका मतलब क्या है कि 2013-14 जिस साल मैंने क्या करा था, प्रॉपर्टी खरीदी थी, उस साल में क्या था, इंडिया का रेसिडेंट था। देयरफॉर जो एओ है वो क्या कर सकता है, ब्लैक मनी एक्ट के अंदर नोटिस इशू कर सकता है एंड एसएससी को क्या करना पड़ेगा, एसएससी को टैक्स पे करना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई इज द इशू ऑफ नोटिस ऑन रविंदर अंडर सेक्शन 10 टेनेबल इन लॉ, तो हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है, ये जो नोटिस इशू करा गया है एकदम सही है। तो एवरी एसएससी वुड बी लायबल टू 30% टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट ऑफ द प्रीवियस ईयर। टैक्स कब पे करना पड़ेगा, इन विच सच एसेट कम्स टू द नोटिस ऑफ एओ। तो जिस साल एओ ने क्या करा, आपकी चोरी को पकड़ लिया, उस साल आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर वही देखो जो मैंने आपको एसएससी की डेफिनेशन समझाई अभी जो है लिख के, वही इन लोगों ने इधर दे रखी है। फिर आगे इन लोगों ने क्या कहा, आगे जो है इन लोगों ने ये कहा कि अकॉर्डिंगली द इश्यू ऑफ नोटिस, जो हमने नोटिस इशू करा है, जो एओ ने नोटिस इशू करा है वो टेनेबल इन लॉ है, वो जो है टेनेबल इन लॉ है। डन है। तो मैंने आपको बताया कि भाई 2008 से लेके 2016 तक तो आप इंडिया में रहे। इसका मतलब क्या है कि भाई इस दौरान आप जो है इंडिया के क्या थे, इस दौरान जो है आप इंडिया के रेसिडेंट ही थे, इस दौरान आप इंडिया के रेसिडेंट ही थे। और इस दौरान जो है बीच में एक फाइनेंशियल आता है 13-14, मतलब उस साल भी आप क्या थे, रेसिडेंट थे। अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है अपना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्या कह रहा है, मिस्टर हर्षित stayed in India only for 48 days during the previous year 24-25। तो जो 24-25 प्रीवियस है उसमें 48 डेज रहा। आगे देखो क्या रखा है, he had acquired a house property located in country A in September 2013 for 80 लाख। तो सितंबर 2013 में क्या करा था मैंने, 80 लाख की कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी कंट्री ए में। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि भाई 80 लाख में से जो आपने 50 लाख का इन्वेस्टमेंट करा था, कितने का है, 55 लाख का। 55 लाख का जो आपने इन्वेस्टमेंट करा था वो कैसे करा था, वो जो है बेसिकली आपने व्हाइट मनी से करा था। तो मैं इधर लिख लेता हूँ कि भाई 55 लाख का इन्वेस्टमेंट जो है व्हाइट मनी से हुआ था। तो आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट of 80 lakh 55 lakh was assessed to tax in the total income of the previous year 13-14 and 12-13। मतलब 55 लाख का जो आपका इन्वेस्टमेंट था वो क्या था, व्हाइट मनी से था। when he was resident in India। डन, देखो क्या रखा है, the remaining income has not been assessed to tax in any year। तो 80 माइनस 55 में करता हूँ तो कितना आएगा, 25। तो ये जो 25 है, ये जो 25 है क्या है, ब्लैक मनी है। ये जो 25 का आपने क्या करा है, इन्वेस्टमेंट करा है, ये क्या करा है, ब्लैक मनी से करा है। अब देखो क्या बोल रहा है, पूरे घर की प्रॉपर्टी कितनी है, पूरे घर की वैल्यू, पूरे हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, पूरे हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है कितनी है, 120 लाख है। अच्छा, कब की बता रखी है मुझे, 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024 बदलो तो वैल्यूएशन डेट।
वैल्यूएशन डेट की आपको जो है हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 120 लाख दे रखी है। आगे देखो क्या दे रखा है। अभी मुझे क्या पूछ रहा है कि भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अनडिस्क्लोज एसेट, मतलब हाउस प्रॉपर्टी की जो है मुझसे क्या पूछ रहा है, अनडिस्क्लोज एसेट की वैल्यू पूछ रहा है इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर हर्षिल फॉर द पर्पस ऑफ ब्लैक मनी एक्ट एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एंड इन विच ईयर। भाई किस साल आपको टैक्स पे करना है, जिस साल एओ ने क्या करा, जिस साल जो है एओ ने आपकी चोरी पकड़ लिया, जिस साल एओ के नोटिस में आया उस साल आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ कि भाई आपका जो ये अनडिस्क्लोज एसेट की वैल्यू है वो क्या होगी। तो इन लोगों ने क्या कह रखा है कि भाई ये जो आपका 80 लाख का घर था इसकी आज की डेट पे वैल्यू कितनी है, इसकी आज की डेट पे वैल्यू है 120 लाख, इसकी आज की डेट पे वैल्यू कितनी है 120 लाख है। तो मैं क्या करूंगा 120 लाख तो मेरी पूरे घर की क्या है फेयर मार्केट वैल्यू है, तो इसमें से मैं क्या करूंगा व्हाइट मनी और ब्लैक मनी का प्रपोर्शन अलग करूंगा, ठीक है ना। तो व्हाइट मनी एंड ब्लैक मनी का प्रपोर्शन क्या होगा, अलग होगा, तो ये हो गया व्हाइट मनी और ये हो गया ब्लैक मनी। अच्छा इधर देखो क्या दे रखा है 55 डिवाइड बाई 80, ठीक है ना। तो 80 में से मैंने 55 का इन्वेस्टमेंट करा था व्हाइट मनी से, तो देखो मेरा व्हाइट मनी का प्रपोर्शन कितना निकल के आएगा 55 डिवाइड बाई 80 इंटू क्या करूंगा 120 करूंगा, कितना हो जाएगा ये करो 55 डिवाइड बाई 80, 55 डिवाइड बाई 80 इंटू 120 करा मैंने, तो ये निकल के आया मेरा 82.5, ये कितना हो गया 82.5। तो बैलेंस कितना हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा मेरा ब्लैक मनी वाला कितना हो जाएगा 120 माइनस 82.5 करो, माइनस करा मैंने 120 हो गया मेरा 37.5। तो मुझे क्या करना है इंडिया में जो है 37.5, 37.5 पे क्या करना पड़ेगा 37.5 लाख का जो है 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो देखो ये रहा 37.5 क्या आ गया 37.5 जो है बेसिकली मेरा अनडिस्क्लोज एसेट का वैल्यू निकल के आया। अच्छा मैंने आपको चीज़ समझाई भी थी, मैंने जो आपको चीज़ समझाई थी कि जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू से क्या करोगे, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू में से आप जो है बेसिकली व्हाइट मनी का प्रपोर्शन क्या करूंगा लेस कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे जो है बेसिकली ब्लैक मनी का प्रपोर्शन मिल जाएगा इन दिस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। डन है। तो बहुत लॉजिकल है, अपने कुछ नहीं करा, बेसिक यूनिटरी मेथड लगाया कि भाई 80 में 55, 80 में जो 55 का प्रपोर्शन था वो व्हाइट मनी का था, तो 180 में जो है सॉरी 120 में जो है व्हाइट मनी का प्रपोर्शन कितना होगा, वो अपना कितना निकल के आया, वो जो है अपना 82.5 निकल के आया। डन है। पढ़ लो देखो क्या दे रखा है करंट ईयर में क्या हूँ, करंट ईयर में नॉन रेसिडेंट हूँ, करंट ईयर में नॉन रेसिडेंट हूँ क्योंकि मैं करंट ईयर में सिर्फ 48 डेज रहा, लेकिन मैं 2013-14 में क्या था रेसिडेंट था। देखो क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा है भाई आपने क्या करा था, आपने जो है 80 लाख का इन्वेस्टमेंट करा था। जस्ट गिव मी अ सेकंड। देखो मुझसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ 80 लाख 55 लाख वाज एसेस टू टैक्स इन द टोटल इनकम ऑफ 13-14 एंड 12-13 व्हेन ही वाज रेसिडेंट इन इंडिया। तो मैंने हाउस प्रॉपर्टी खरीदी कब थी, आपने हाउस प्रॉपर्टी खरीदी थी सितंबर 2013 में, सितंबर 2013 में क्या खरीदी थी आपने हाउस प्रॉपर्टी खरीदी थी, और मुझे बता रखा है कि भाई आप जो है 13-14 और 12-13 में क्या थे रेसिडेंट थे, मतलब जिस साल आपने हाउस प्रॉपर्टी खरीदी थी साल क्या थे आप रेसिडेंट थे, देयरफॉर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है इंडिया के अंदर आपको जो है इंडिया के अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इन लोगों ने कह रखा है कि भाई जिस साल जो है बेसिकली नोटिस इशू हो रहा है या फिर जिस साल एओ ने आपको पकड़ा उस साल आप भले नॉन रेसिडेंट हो, लेकिन जिस साल आपने घर खरीदा था उस साल आप क्या थे, उस साल आप रेसिडेंट थे, देयरफॉर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है इंडिया के अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा, आपको जो है इंडिया के अंदर क्या करना पड़ेगा टैक्स पे करना पड़ेगा। डन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया अपना। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखो क्या रखा है। एन अपार्टमेंट लोकेटेड इन कंट्री एक्स वाज बॉट इन 1988 फॉर 10 लाख, ठीक है ना। तो आपने एक घर खरीदा था कंट्री एक्स में, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है, इधर मैं लिख लेता हूँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 10 लाख। अच्छा आपने 2003 में उसको 30 लाख पे बेच दिया, तो सेल कंसिडरेशन कितनी है, सेल कंसिडरेशन है 30 लाख। तो मैंने आपको समझाया था कि भाई वैल्यूएशन डेट से पहले अगर आप क्या करते हो कोई अनडिस्क्लोज एसेट को बेच देते हो तो उस केस में जो है अपन वैल्यूएशन क्या करते हैं, उस केस में जो है अपन वैल्यूएशन क्या निकालते हैं फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और सेल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। तो ये जो मेरा अपार्टमेंट है इसकी जो है फेयर मार्केट वैल्यू बोले तो जिस पे मुझे क्या करना है, जिस पे मुझे इंडिया के अंदर 30% पे टैक्स पे करना है वो कितना हो जाएगा, वो जाएगा 30 लाख का। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा देखो क्या दे रखा है, दिस अमाउंट वॉज डिपॉजिटेड इन अ बैंक अकाउंट इन कंट्री एक्स। तो कंट्री एक्स में आपने एक बैंक अकाउंट खोला था और इस सेल कंसिडरेशन को मतलब 30 लाख को आपने क्या करा, 30 लाख को जो है उस बैंक अकाउंट में जमा करा दिया। अच्छा आगे देखो क्या दे रखा है आगे मुझे ये बता रखा है कि भाई जो वैल्यू ऑफ बैंक अकाउंट है, ठीक है ना, तो जो बैंक अकाउंट का वैल्यू है वो कितना निकल के आ रहा है 70 लाख निकल के आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भाई जो मेरा बैंक अकाउंट है कंट्री एक्स में उसमें मैंने आज तक के डिपॉजिट कितने कर रखे हैं 70 लाख के कर रखे हैं। तो मैंने बैंक की वैल्यू ली, भाई मेरे बैंक की वैल्यू कितनी आ रही है, मेरी बैंक की वैल्यू आ रही है 70 लाख। अच्छा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एग्जाम्पल बताया था, ठीक है ना, आपने जो नोट्स कर रहे थे अपन, ठीक है ना, अपन जो क्लास कर रहे थे ब्लैक मनी का उसमें मैंने आपको जो है अच्छा खासा एग्जाम्पल समझाया था कि भाई ये जो 30 लाख है आपने क्या करा था बैंक अकाउंट में जमा करा दिया था, मतलब बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया था। जब मैंने क्या करा, जब मैंने बेसिकली बैंक का जो है सारे डिपॉजिट का टोटल करा तो उसके अंदर ये 30 लाख भी इंक्लूडेड होगा, उसके अंदर ये 30 लाख भी इंक्लूडेड होगा। तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा अपार्टमेंट है, ये जो मेरा अपार्टमेंट है इसकी वैल्यू कितनी कर दूंगा, इसकी वैल्यू कर दूंगा नील, इसकी वैल्यू कर दूंगा नील, क्योंकि ये जो 30 लाख है ये ऑलरेडी इस 70 लाख में क्या है, इस ऑलरेडी 70 लाख में इंक्लूडेड है। तो दो बार थोड़ी टैक्स पे करेंगे अपन, जो है दो बार थोड़ी टैक्स पे करेंगे। तो ये जो मेरा अपार्टमेंट क्या क्या निकल के आया था, फेयर मार्केट वैल्यू निकल के आया था 30 लाख, अपार्टमेंट का वैल्यू कितना निकल के आया था 30 लाख निकल के आया था, जिसमें मुझे इंडिया में टैक्स पे करना है। लेकिन क्योंकि ये 30 लाख ऑलरेडी
ऑलरेडी जो है बैंक की वैल्यूएशन में कंसिडर हो रखा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी नील। लॉजिकल है एकदम। आगे देखो क्या दे रखा है। इन द ईयर 2004, इन द ईयर 2004 अनदर अपार्टमेंट वाज परचेज फॉर 45 लाख। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपने क्या करा, बैंक से पैसा विड्रॉ करके करा। तो आपने क्या करा, एक और अपार्टमेंट खरीदा। आपने जो है क्या करा, एक और अपार्टमेंट खरीदा। उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 45 लाख। लेकिन ये जो 45 लाख है आपने क्या करा था, आपने जो है बैंक से पैसा विड्रॉ करके करा था। तो बैंक की वैल्यू कम हो जाएगी। बैंक की वैल्यू 45 लाख से कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो अपार्टमेंट की वैल्यू है, ये जो अपार्टमेंट की वैल्यू है ये अपन सेपरेटली निकाल रहे हैं। अपार्टमेंट की जो है वैल्यू अपन क्या कर रहे हैं, सेपरेटली निकाल रहे हैं। और मुझे बोल रखा है कि जो न्यू अपार्टमेंट है उसकी वैल्यूएशन डेट पे, उसकी वैल्यूएशन रेट पे जो है ओपन मार्केट वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यूएशन रेट पे ओपन मार्केट वैल्यू है 55 लाख। तो वैल्यूएशन रेट पे ओपन मार्केट वैल्यू कितनी आ रही है, 55 लाख आ रही है। तो बैंक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बैंक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करो इसको 25 लाख। तो बैंक की वैल्यू हो जाएगी 25 लाख। अपार्टमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अपार्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी 55 लाख। देखो मुझे क्या बोल रहा है, मुझे ये कह रहा है कि भाई जो न्यू अपार्टमेंट है, जो न्यू अपार्टमेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी जो है ब्लैक मनी एक्ट के अंदर वैल्यू क्या होगी फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। तो मैं क्या बताऊंगा, 45 लाख और 55 लाख विच एवर इज हायर, कितना हो जाएगा 55 लाख। तो देखो ये रहा 55 लाख आ गया। ठीक है ना, एकदम लॉजिकल है पूरा। वापस करेक्ट समझ लेते हैं। पहले आपने क्या करा, 10 लाख का एक घर खरीदा। पहले जो है आपने क्या करा, 10 लाख का एक घर खरीदा। पहले जो है आपने 10 लाख का एक घर खरीदा, ठीक है ना, वैल्यूएशन रेट के पहले उसको बेच दिया। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉस्ट और सेल प्राइस विच एवर इज हायर, कितना आ गया 30 लाख आ गया। ये 30 लाख आपने बैंक अकाउंट में जमा करा दिया था। ये 30 लाख जो है आपने बैंक अकाउंट में जमा करा दिया था। बैंक अकाउंट में आज तक जो आपने डिपॉजिट्स करा रखे हैं उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 70 लाख। इसका मतलब क्या है, ये 30 लाख ऑलरेडी इस 70 लाख में इंक्लूडेड है। तो बेसिकली मैंने 30 लाख में से 30 लाख लेस कर दिया। तो इसकी वैल्यू कितनी कर दी, नील कर दी। क्योंकि ये जो 30 लाख है ऑलरेडी क्या है, ये जो 30 लाख है ऑलरेडी क्या है, बैंक में कंसिडर है, बैंक में कंसिडर्ड है। मुझे ये बोल रखा है कि भाई बैंक से आपने 45 लाख विड्रॉ करा। बैंक से आपने क्या करा, 45 लाख विड्रॉ करा। और विड्रॉ करके क्या करा, एक नया अपार्टमेंट ले लिया। विड्रॉ करके जो है एक नया अपार्टमेंट ले लिया। तो नया अपार्टमेंट की वैल्यू कितनी है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है 45 लाख। अब क्योंकि मैं ये जो नया अपार्टमेंट है, क्योंकि ये जो नया अपार्टमेंट है इसकी वैल्यूएशन मैं सेपरेटली कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, ये जो बैंक में से बैंक की जो वैल्यू थी, बैंक की जो वैल्यू थी 70 लाख की, उसमें से मैं 45 लाख लेस कर दूंगा। क्योंकि ये जो 45 लाख है, ये जो 45 लाख है ये भी क्या है, इस 70 लाख में इंक्लूडेड है। ये भी क्या है, इस 70 लाख में इंक्लूडेड है। क्योंकि सीधी सी बात है, आपने क्या करा है, बैंक में से पैसा विड्रॉ करके, बैंक में से पैसा विड्रॉ करके क्या करा है, घर खरीदा है। तो मैंने क्या करा, 70 लाख में से 45 लाख लेस कर दिया। 70 लाख में से मैंने क्या करा, 45 लाख लेस कर दिया। क्योंकि ये जो अपार्टमेंट है इसकी वैल्यूएशन में सेपरेटली कर रहा हूँ। अगेन दो बार थोड़ी टैक्स लगेगा, दो बार टैक्स थोड़ी लगेगा। मैंने क्या करा, 45 लाख लेस कर दिया। 45 लाख जो इधर से लेस कर दिया, क्योंकि इसकी जो वैल्यूएशन है सेपरेटली कैलकुलेट हो रही है। तो जो नया अपार्टमेंट है उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 45 लाख। ओपन मार्केट वैल्यू कितनी है, ओपन मार्केट वैल्यू है 55 लाख। तो विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर लूंगा, मतलब 55 लाख में मुझे क्या करना है, इंडिया में टैक्स पे करना है। 55 लाख में मैं क्या करूंगा, इंडिया में टैक्स पे करूंगा। और बैंक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बैंक की वैल्यू हो जाएगी 25 लाख। एंड अगेन मैंने आपको बताया कि भाई इसको मैंने अच्छी तरह आपको एग्जाम्पल समझाया था। अच्छी तरह जो है मैंने इसको आपको एग्जाम्पल से भी समझाया था। ये एग्जाम्पल ही है, ठीक है ना, जो अपन ने नोट्स में देखा था, लेक्चर में देखा था, उसी तरह का सेम टू सेम अपना एग्जाम्पल दे रखा है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 से अपन एक क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा बड़ा है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। 5 पे आ जाओ। दीपक की एज क्या है, 45 ईयर्स है, इंडियन सिटीजन है, सेटल्ड इन कैलिफोर्निया यूएसए सिंस 2015। तो 2015 से अपन जो है यूएसए में रह रहे हैं। 2015 से पहले, प्रायर टू दैट, 2015 से पहले वो हमेशा इंडिया में रहता था। 2015 से पहले वो हमेशा इंडिया में रहता था। देखो क्या बोल रहा है, ही हैज एक्वायर्ड अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इन कैलिफोर्निया ऑन 2009। तो 2009 में आपने क्या करा था, $20,000। 2009 में जो है आपने क्या करा, $20,000 का जो है क्या करा था, एक घर खरीदा था। अच्छा 2009 में क्या थे आप, इंडिया के रेसिडेंट थे। अच्छा आगे देखो क्या बोल रहा है, ही केप्ट बैंक डिपॉजिट ऑफ $10,000 इन अ बैंक अकाउंट इन न्यूयॉर्क इन 2010। तो बेसिकली 2010 में जो है बेसिकली आपने क्या करा था, आपने जो है एक बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराया था, कितना है, $10,000 का। ये सारी चीजें जो है एओ को करंट ईयर में पकड़ में आई। देखो क्या दे रखा है, नोटिस, नोटिस अंडर ब्लैक मनी एक्ट, ठीक है ना, वॉज इशूड ऑन 20th of October 2024। ठीक है ना, मतलब 24-25 प्रीवियस ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर है 24-25। तो करंट प्रीवियस ईयर में करंट प्रीवियस ईयर में क्या हुआ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैं क्या बोल रहा था कि भाई करंट प्रीवियस ईयर क्या है, करंट प्रीवियस ईयर है 24-25। 24-25 में जो है एओ ने क्या करा, नोटिस इशू करा। तो 24-25 में जो है एओ को आपकी चोरी पकड़ी गई होगी। एओ ने आपकी चोरी पकड़ा और क्या करा, 24-25 में नोटिस इशू कर दिया। डेट क्या है, 20th अक्टूबर 2024 को क्या करा उसने, नोटिस इशू कर दिया। अच्छा एक और चीज समझना मुझे क्या बोल रहा है, मुझे जो है दोनों की फेयर मार्केट वैल्यू बता रखी है, इस घर की और इस बैंक अकाउंट की। इस घर की और इस बैंक अकाउंट की जो है मुझे क्या दे रखी है, फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है। और मुझे क्या करना है, देखो आगे क्या दे रखा है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ दीपक। तो ब्लैक मनी एक्ट में ये जो आपके अनडिस्क्लोज्ड एसेट हैं, इस पे जो है किस अमाउंट पे टैक्स लगेगा। तो मैंने आपको क्या समझाया था भाई, मैंने आपको ये समझाया था कि भाई अगर आपका क्या है, फॉरेन में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, फॉरेन में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो इसकी वैल्यूएशन अपन किस तरह से करेंगे, भाई इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है और इसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है।
फेयर मार्केट वैल्यू कब की लेंगे भाई, 1 अप्रैल की लेंगे, 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर कौन सा जिसमें आपका नोटिस इशू करा गया है, तो 1 अप्रैल 2024 को फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी। तो मुझे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो बता रखी है, देखो ये रहा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है, $20,000 है। मुझे आगे बता रखा है कि भाई फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एज ऑन 1 अप्रैल 2024 कितना है, $25,000 है। तो मेरा जो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है $20,000, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, $25,000, तो इसकी वैल्यूशन क्या होगी, $25,000 होगी। तो देखो ये रहा 25,000 एंड 20,000, तो विच इज हायर क्या हो गया, विच इज हायर हो गया $25,000। अब सीधी सी बात ये है कि जो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू निकल के आई है, जो आपकी वैल्यूएशन निकल के आई है, ये जो है किस में निकल के आई है, ये जो है डॉलर में निकल के आई है। इसको मैं रुपीज में कन्वर्ट करूंगा। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि भाई 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक है ना, 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर की, 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर की आरबीआई ने क्या एक्सचेंज रेट दे रखी है, उससे आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे बता रखा है कि भाई $1 की रेट दे रखी है 1 अप्रैल 2024 की, कितनी 71। तो मैं क्या करूंगा, ये जो $25,000 है इसको 71 से कन्वर्ट कर दूंगा। तो मेरी जो हाउस प्रॉपर्टी है, ये जो मेरी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यूएशन कितनी होगी, इसकी वैल्यूएशन हो जाएगी 17,75,000। अच्छा, दूसरा आपका जो अनडिस्क्लोज एसेट है वो क्या है, बैंक अकाउंट है। तो बैंक अकाउंट का वैल्यूएशन आप कैसे करते हो, बैंक अकाउंट का वैल्यूएशन कैसे करते हो, मैंने आपको क्या समझाया था कि भाई आप ये देखो कि भाई जब से आपने बैंक अकाउंट खोला है तब से लेके आज तक आपने कितना पैसा जमा कराया है, मतलब सम ऑफ ऑल द डिपॉजिट्स। अच्छा तो मैंने डिपॉजिट कितना कराया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने $10,000 का डिपॉजिट कराया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने $10,000 का क्या कराया है, डिपॉजिट कराया है। पढ़ो आगे। मुझे ये बता रखा है कि भाई फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो ये जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी है इसकी वेरियस डेट से फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है। 1 अप्रैल 2024 को दे रखी है, 1 अप्रैल 2025 की दे रखी है, एंड 20 अक्टूबर 2024 को दे रखी है, मतलब कंफ्यूज करने के लिए दे रखी थी। आपने को पता है, आपने को पता है कि भाई अपने लिए रिलेवेंट क्या है, अपने लिए रिलेवेंट है 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस है जिसमें नोटिस इशू हुआ है, मतलब 1 अप्रैल 2024 की आपकी क्या है, रेलेवेंट है। तो मैंने 20,000 एंड 25,000 को कंपेयर करा, ये 32,000 और ये 30,000 को क्या करोगे, इग्नोर करोगे, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। अब आते हैं अपन बैंक अकाउंट पे, अपन बैंक अकाउंट कर रहे थे। बैंक अकाउंट में जो है आपने क्या करा है, टोटल 10,000 का डिपॉजिट कराया है, ठीक है ना। तो बैंक डिपॉजिट कितना है, $10,000 है। देखो मुझे क्या बोल रहा है ये, मुझे ये कह रहा है कि जो बैंक अकाउंट था ना आपका, जो अपने बैंक में डिपॉजिट करा रखा था, तो बैंक डिपॉजिट विद अक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो ये जो आपने डिपॉजिट करा रखा था इस पे जो है इंटरेस्ट लगा, ठीक है ना, तो आपको इंटरेस्ट मिला होगा, इस पे जो है आपको इंटरेस्ट मिला होगा, तो उसकी वैल्यूएशन दे रखी है। भाई 1 अप्रैल 2024 को जो है आपका टोटल अमाउंट कितना होता है, टोटल अमाउंट होता है $12,500। तो आपने $10,000 का डिपॉजिट कराया था, उस पर आपको जो है इंटरेस्ट मिला, उस पर जो है आपको 2,500 का इंटरेस्ट मिला। तो 1 अप्रैल 2024 को उसकी वैल्यू कितनी है, $12,500। इसी तरह से 1 अप्रैल 2025 को जो है वैल्यू देखोगे तो आ रही है $12,800। एंड इसी तरह से 20th ऑफ अक्टूबर 2024 को देखोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, आपकी जो वैल्यू है वो आ रही है $12,700। अच्छा, ये वाली जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये वाली जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्या है, इरेलीवेंट है। इरेलीवेंट क्यों है, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि भाई जो आपका बैंक अकाउंट होता है उसकी अपन वैल्यूएशन कैसे करते हैं, आपको बस ये देखना है कि भाई आपने आज तक कितना पैसा जमा कराया है, मतलब सम ऑफ ऑल द डिपॉजिट्स। इंटरेस्ट को अपन जो है कंसिडर नहीं करते हैं। तो मैंने डिपॉजिट कितना कराया था, मैंने डिपॉजिट कराया था $10,000। तो देखो ये रहा $10,000 मेरा क्या हो गया, $10,000 जो है बेसिकली मेरा बैंक अकाउंट का वैल्यूशन आ गया। अगेन ये जो $10,000 क्या है, डॉलर में है। अगेन जो $10,000 क्या है, डॉलर में है। इसको कन्वर्ट कैसे करूंगा, तो मैं ये देखूंगा कि भाई आपका जो वैल्यूएशन रेट है, आपका जो वैल्यूएशन रेट है उस दिन पे जो है बेसिकली रेफरेंस रेट, आरबीआई की जो है रेफरेंस रेट क्या है, आरबीआई की रेफरेंस रेट क्या है, कितनी है, 71 है। तो मैं क्या करूंगा, इस 10,000 को जो है 71 से कन्वर्ट करूंगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली 7,10,000। तो टोटल कितना हो गया, 24,85,000। टोटल कितना निकल के आ गया, 24,85,000। डन है। अगेन वही बातें, अगेन अपन वही बातें करेंगे कि भाई दीपक को क्या करना है, दीपक को जो है इंडिया में टैक्स पे करना है। क्यों पे करना है, क्योंकि जिस साल नोटिस इशू करा गया, भले वो उस साल क्या था, नॉन रेसिडेंट था, लेकिन जिस साल उसने क्या करा, 2009 एंड 2010 में जब उसने क्या करा, घर खरीदा और जब बैंक अकाउंट खुलाया, तब वो क्या था, तब वो रेसिडेंट था। देयरफॉर वो क्या बन गया, ब्लैक मनी एक्ट में जो है एसएससी बन गया, एंड उसको जो है 30% पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो देखो इन लोगों ने वही बातें कह रखी है, इन लोगों ने सारी की सारी वही बातें कह रखी है, आप जो है अपनी लैंग्वेज में लिख के आ सकते हो। तो इसने कहा कि भाई करंट डे में जब नोटिस इशू हुआ, करंट डे में जब नोटिस इशू हुआ, जब वो क्या था, नॉन रेसिडेंट था, लेकिन देखो क्या दे रखा है, लेकिन जब उसने क्या करा था, प्रॉपर्टी को एक्वायर करा था, जब उसने क्या करा था, प्रॉपर्टी को एक्वायर करा था, जब वो क्या था, रेसिडेंट था, देयरफॉर क्या करना पड़ेगा, उसको जो है इंडिया के अंदर टैक्स पे करना ही पड़ेगा। इवन दो जिस साल नोटिस इशू हुआ है, जिस साल नोटिस इशू हुआ है वो क्या है, उस साल जो है नॉन रेसिडेंट है। डन है। तो अपना ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, अपना जो है क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ये थोड़े से चेंजेस कर लेना। अगर आपको जो है प्रीवियस ईयर 23-24 लिख रखा है, ठीक है ना, इसको 24-25 कर देना, 24-25। इसको भी जो है क्या करना, 24-25 कर देना। ठीक है, पूरा फंडा समझ में आ गया लॉजिकली आपको। अब अपन जो है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये रहा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। ऑल राइट, देखो क्या दे रखा है, मिस्टर पीलू, 72 ईयर्स के हैं मिस्टर पीलू।
मिस्टर पीलू एजेड 72 ईयर्स वाज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अशोक प्राइवेट लिमिटेड सूरत, ठीक है ना। अच्छा, ही रिटायर्ड इन 2009 एंड लेफ्ट परमानेंटली इंडिया इन 2012। तो बेसिकली ये जो मिस्टर पीलू है इंडिया को परमानेंटली छोड़ के कब चले गए थे? 2012, जनवरी 2012 में वो क्या है, इंडिया को परमानेंटली छोड़ के चले गए थे। मतलब इससे पहले वो इंडिया में ही रहते थे। जनवरी 2012 के पहले वो इंडिया में ही रहते थे। आगे देखो क्या दे रखा है, इट केम टू द नोटिस ऑफ जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इन जून 2024, ठीक है ना। मतलब 24-25 प्रीवियस ईयर 24-25 में जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स को पता चला कि मिस्टर पीलू हैज अक्यूमुलेटेड एसेट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 8-9। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 8-9 बोले तो जब वो इंडिया में रेसिडेंट था। जब वो इंडिया में रेसिडेंट था तो उसने क्या करा था, उसने जो है बेसिकली आउटसाइड इंडिया कुछ एसेट्स खरीदे थे 500 लाख के। देखो क्या दे रखा है, इट केम टू द नोटिस ऑफ जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इन जून 2024 दैट मिस्टर पीलू हैड अक्यूमुलेटेड एसेट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 8-9, ठीक है ना, एक्सीडिंग 500 लाख आउटसाइड इंडिया, consisting of residential apartments and deposit in bank, which were not disclosed for the income tax purpose, for which the return was filed। तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई आपने क्या करा था, जब बेसिकली आप 8-9 में रेसिडेंट थे तब आपने इंडिया के बाहर जो है क्या करा था, इंडिया के बाहर कुछ एसेट्स खरीदे थे। लेकिन ये क्या है, अनडिस्क्लोज एसेट्स हैं। ये क्या है, अनडिस्क्लोज एसेट्स हैं, क्योंकि आपने जब क्या करा, रिटर्न ऑफ इनकम भरी थी, जब जो है ये वाले एसेट्स को डिस्क्लोज नहीं करा था। अच्छा, मिस्टर पीलू को जो है करंट में नोटिस दे दिया गया। मिस्टर पीलू वॉज सर्व्ड विद अ नोटिस अंडर द ब्लैक मनी एक्ट। तो मिस्टर पीलू को जो है नोटिस दे दिया गया इन अगस्त 2024। इसको जो है 2024 कर दो। तो अगस्त 2024 में जो है क्या हुआ, अगस्त 2024 में जो है मिस्टर पीलू को नोटिस भी मिला। अगस्त 2024 में जो है मिस्टर पीलू को नोटिस इशू करा गया। मिस्टर पीलू क्या बोलते हैं, मिस्टर पीलू बोलता है कि भाई 10 years has elapsed from the last assessment year in which he was assessed in India। तो ये बोल रहा है कि भाई देखो मैं तो इंडिया को छोड़ के कब चला गया था, मैं तो जो है इंडिया को छोड़ के 2012 में चला गया था। मैं तो जो है इंडिया को छोड़ के 2012 में चला गया था। एंड अगेन ये क्या बोल रहा है, ये अगेन क्या बोल रहा है कि भाई 10 years has elapsed from the last assessment year in which he was assessed in India. No proceedings could be initiated against him under the Income Tax Act and Black Money Act। तो वो कह रहा है कि भाई जो ब्लैक मनी एक्ट है और जो आपका इनकम टैक्स एक्ट है, जो आपका ब्लैक मनी एक्ट है और जो आपका इनकम टैक्स एक्ट है, इसमें जो है किसी भी तरह की कोई प्रोसीडिंग होनी नहीं चाहिए। किसी भी तरह की कोई प्रोसीडिंग मिस्टर पीलू के अगेंस्ट होनी नहीं चाहिए। आगे दो क्या रखा है, मिस्टर पीलू इज अ नॉन रेसिडेंट। तो जिस साल नोटिस इशू करा गया उस साल आप क्या हो, नॉन रेसिडेंट हो। लेकिन जब आपने क्या करा था, जब आपने ये एसेट खरीदे थे तब तो आप रेसिडेंट थे ना, तब तो आप रेसिडेंट थे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो नोटिस इशू करा गया है एकदम वैलिड है। मिस्टर पीलू को इंडिया में टैक्स पे करना ही पड़ेगा। अब देखो क्या बोल रहा है, डिस्कस द लायबिलिटी ऑफ मिस्टर पीलू अंडर द ब्लैक मनी एक्ट एंड स्टेट द प्रोसीजर एंड मेथोडोलॉजी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ अनडिस्क्लोज्ड एसेट आउटसाइड इंडिया आफ्टर इवैल्यूएटिंग द वैलिडिटी ऑफ द कंटेंशंस रेज्ड बाय हिम। तो देखो हम सीधी सी बात मिस्टर पीलू को ये कहेंगे कि देखो हम इसको क्या कहेंगे कि भाई आप जो है करंट में तो नॉन रेसिडेंट हो, हमने माना, लेकिन जिस साल आपने क्या करा था, बाहर एसेट्स खरीदे थे, उस साल आप रेसिडेंट थे। देयरफॉर ब्लैक मनी एक्ट में आप एचएससी बन जाते हो ना, आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिया में 30% पे टैक्स पे करना पड़ेगा। वैल्यूएशन कैसे निकालोगे, तो हम क्या बताएंगे कि भाई आपका जो बैंक अकाउंट है इसकी वैल्यूएशन कैसे निकलेगी, सम ऑफ ऑल द डिपॉजिट्स। जब से आपने बैंक अकाउंट खोला था से लेके आज तक आपने कितना पैसा डिपॉजिट कराया है वो आपका क्या होगा, बैंक का वैल्यू होगा। आपका ये जो रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है इसका वैल्यू कैसे लेंगे, तो सीधी सी बात है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड ओपन मार्केट वैल्यू विचएवर इज हायर जो क्या ले ली जाएगी, विचएवर इज हायर जो है बेसिकली आपकी वैल्यू ले जाएगी। तो मतलब हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे मिस्टर पीलू को कि भाई देखो आपको जो है इंडिया के अंदर टैक्स पे करना ही पड़ेगा, आपको जो है इंडिया के अंदर टैक्स पे करना ही पड़ेगा। आपके जो कंटेंशंस है वो वैलिड नहीं है। तो कंटेंशन जो है उसके टेनेबल नहीं है, कंटेंशन जो है उसके टेनेबल नहीं है। हमने बताया कि भाई एसएससी को क्या करना पड़ता है, ब्लैक मनी एक्ट के अंदर 30% पे टैक्स पे करना पड़ता है। कब पे करते हो, जब बेसिकली एओ की जो है एओ के पकड़ में आ गई आपकी चोरी। अच्छा, हम बताएंगे कि भाई करंट ईयर में भले आप नॉन रेसिडेंट थे, करंट ईयर में भले ही आप नॉन रेसिडेंट थे, लेकिन जिस साल आपने क्या करा था, जिस साल आपने एसेट्स खरीदा था उस साल आप क्या थे, रेसिडेंट थे। हाउएवर ही वाज रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 8-9 जिसमें आपने क्या करा था, एसेट्स को खरीदा था। फिर हमने एचएससी की डेफिनेशन बता दी, हमने बोला कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है इंडिया के अंदर 30% टैक्स पे करना ही पड़ेगा। आपको जो है इंडिया के अंदर क्या करना पड़ेगा, 30% टैक्स पे करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। फिर हमने बता दिया, फिर हमने जो है क्या करा, बता दिया कि भाई रेलेवेंट डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ अनडिस्क्लोज्ड एसेट्स, जो आपके अनडिस्क्लोज्ड एसेट होती है उसकी वैल्यूएशन डेट क्या होती है। मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपको बताया था 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर। अपन जो बेसिकली क्लास में भी देखा था, 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर की अपन क्या करते हैं, वैल्यूएशन निकालते हैं। 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर की अपन क्या करते हैं, वैल्यूएशन निकालते हैं। तो कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन एंड ओपन मार्केट वैल्यू विचएवर इज हायर लेते हैं ना, विचएवर इज हायर लेते हैं। तो ये वैल्यूएशन जो है कौन सी डेट के लिए जाती है, 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर, जिस साल नोटिस इशू करा गया है उस दिन की अपन वैल्यू लेते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, जो नोटिस इशू करा गया है एकदम सब कुछ वैलिड है। एंड द क्वेश्चन स्टेट्स दैट इट केम टू द जॉइंट डायरेक्टर इन जून 2024 अकॉर्डिंग द फेयर मार्केट वैल्यू। अकॉर्डिंगली जो है फेयर मार्केट वैल्यू कब की ली जाएगी, 1 अप्रैल 2024 की ली जाएगी। तो ये कह रहा है कि जो नोटिस है वो जून 2024 में इशू हुआ है, मतलब प्रीवियस ईयर 24-25। तो वैल्यूएशन डेट क्या होगी, जिस साल नोटिस इशू होता है उसका फर्स्ट डे। तो बेसिकली आपका जो वैल्यूएशन डेट है वो क्या होगा, 1 अप्रैल 2024 हो जाएगा। अकॉर्डिंगली आपको क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया था कि भाई आपको पेनल्टी कितनी पे करनी पड़ती है, 3 टाइम्स ऑफ द टैक्स कंप्यूटेड।
3 टाइम्स ऑफ द टैक्स कंप्यूटेड आपको जो है पेनल्टी देनी पड़ेगी। फिर आपने बता दिया कि भाई वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आपकी जो अपार्टमेंट है उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, ओपन मार्केट वैल्यू विचर इज हायर। और आपका जो बैंक है उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, सम ऑफ ऑल द डिपॉजिट्स। बस आपको यही सारी चीजें जो है अपनी लैंग्वेज में लिख के आनी है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। अगेन बस ब्लैक मनी एक्ट के सारे क्वेश्चंस 2 ही फंडे पे सॉल्व होते हैं कि जिस साल नोटिस इशू करा गया है या तो आप उस साल रेसेंट हो, जिस साल नोटिस इशू करा गया है भले उस साल आप रेसेंट नहीं हो, लेकिन जिस साल आपने इनकम खरीदी थी फॉरेन में, ठीक है ना, इनकम कमाई थी या फिर एसेट को खरीदा था फॉरेन में, उस साल अगर आप रेसेंट थे तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिया में जो है इंडिया में ब्लैक मनी एक्ट में 30% पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो फाइनली जो है अपने पांचों के पांचों क्वेश्चन हो गए। एंड अगेन मैं वापस बता रहा हूँ कि भाई आपकी जो क्वेश्चन होते हैं ये आपसे जो है तभी सॉल्व हो पाएंगे जब आपको जो है बेसिक नॉलेज है किसके कंसेप्ट्स की, ठीक है ना। तो कंसेप्ट्स को बिना रिवाइज करे अगर आप कंसेप्ट्स को बिना रिवाइज करे क्वेश्चंस करोगे, ठीक है ना, तो उसमें दिक्कत क्या आएगी कि भाई आपकी जो है चीजें बाउंस हो जाएगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आपके जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज करना, रिवाइज करने के बाद ही क्या करना है अपने को क्वेश्चन करने हैं। ऑलराइट गाइस, तो अपने ये ब्लैक मनी का सारे क्वेश्चन होते हैं।